नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशन शो। मैं हूं रवि पांडे। आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जहां हम आपको देश और दुनिया की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। कहते हैं कि पहलगांव की वादियों में सुकून बसता है, वहां की हवाओं में शांति और झीलों में सुकून होता है, लेकिन आज दोपहर उस शांति को गोलियों की आवाज ने चीर दिया। आतंक के नापाक मंसूबों ने उस धरती को एक बार फिर दहला दिया। ये हमला तब हुआ जब कुछ पर्यटक घोड़े पर सवार होकर पहलगांव के बेताब वैली की तरफ जा रहे थे। दोपहर करीब 1 बजे के आसपास झाड़ियों में छिपे आतंकियों ने अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां चली, चीख पुकार मच गई और पहलगांव की शांत वादियां एक पल में दहशत के आलम में बदल गई। सूत्रों के मुताबिक हमले में मारे गए पर्यटक की पहचान मनोज कुमार के रूप में हुई है, जो राजस्थान के जयपुर से अपने परिवार के साथ वहां छुट्टियां मनाने गए थे। उनकी पत्नी और 12 साल की बेटी घायल है और श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती है। बाकी घायलों में 2 स्थानीय टूर गाइड और 2 अन्य पर्यटक शामिल हैं। आपको बता दें, गोलाबारी इतनी अचानक और तेज थी कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। जो जहां था वहीं जमीन पर गिर पड़ा। कई लोग जान बचाने के लिए झाड़ियों में भागे, लेकिन जान बचा ना सके। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की पूरी तरह से घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीमें आतंकियों की तलाश में जुटी हैं। बताया जा रहा है कि 2 आतंकी इस हमले में शामिल थे, जिनमें से एक को घायल हालत में भागते देखा गया। डीआईजी साउथ कश्मीर ने बयान में कहा कि यह हमला पर्यटन सीजन को प्रभावित करने की कोशिश है। जिस समय हमला हुआ उसी समय पहलगांव में करीब 500 से ज्यादा पर्यटक मौजूद थे। आपको याद दिला दें कि पिछले 2 सालों में यह तीसरा बड़ा आतंकी हमला है। इससे पहले जुलाई 2022 में अमरनाथ यात्रा के दौरान भी लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने हमला किया था। हालांकि अभी तक किसी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सोचिए, एक परिवार जो छुट्टियां मनाने पहलगांव आया था, कैमरे में मुस्कुराते चेहरे, सेल्फी लेते बच्चे, और अचानक गोलियों की आवाज आती है जिसमें उनकी खुशियां छीन ली जाती है। आज एक मासूम बच्ची अस्पताल में है, अपने पिता को खो चुकी है, मां आईसीयू में है। क्या इन आतंकियों के पास दिल है? क्या ये जानवर बन चुके हैं? आखिर आतंकियों को बार बार कश्मीर की शांति क्यों खटक रही है? और सबसे बड़ा सवाल, घाटी में घुसपैठ कैसे हो रही है और कब तक ये होती रहेगी? आपको बता दें, गर्मियों के दिनों में लोग कश्मीर घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं। कश्मीर में गर्मियां शुरू हो चुकी है और पर्यटन सीजन भी शुरू हो चुका है। सरकार ने इस बार रिकॉर्ड पर्यटकों की उम्मीद जताई थी, लेकिन क्या आज का हमला उन उम्मीदों पर पानी फेर देगा? क्या अब पर्यटक वहां जाना बंद कर देंगे? ये भी एक सवाल सामने आता है। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस हमले की निंदा की और पीड़ितों के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। गृह मंत्रालय लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा है कि जो लोग इस हमले के पीछे हैं उन्हें जल्द ही अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन अब समय है आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक और कड़ी नीति अपनाने का, क्योंकि कश्मीर सिर्फ जन्नत नहीं, वो हमारे देश की सरोमार है और वहाँ हर खून पूरे देश की आत्मा को जख्मी करता है। अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर। भारत और सऊदी अरब के रिश्ते अब सिर्फ तेल और व्यापार तक सीमित नहीं, बल्कि अब ये रिश्ता ऊर्जा, सुरक्षा और रणनीति साझेदारी और तकनीकी में सहयोग की नई इबारत लिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सऊदी अरब के दौरे पर है और ये यात्रा कई मायनों में बेहद अहम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे हैं, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। यह मोदी का तीसरा सऊदी अरब दौरा है, लेकिन इस बार के एजेंडे में कुछ खास है। ऊर्जा सहयोग से लेकर पेट्रोकेमिकल्स और पावर ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी तक भारत और सऊदी अरब मिलकर अब रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स और प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच बिजली ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी पर स्टडी चल रही है। ऊर्जा के साथ साथ हरित हाइड्रोजन और क्लीन एनर्जी पर भी बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से हुई। दोनों नेताओं ने भारत सऊदी रणनीति साझेदारी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। पीएम मोदी ने कहा, भारत और सऊदी अरब के संबंधों में ऊर्जा एक बड़ा स्तंभ है, लेकिन हमें परंपरागत ऊर्जा से आगे बढ़कर हरित ऊर्जा और टिकाऊ विकास की दिशा में मिलकर काम करना चाहिए। मोदी के इस बयान के बाद तालियां गूंज उठी। भारत सऊदी अरब से कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, यानी
भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है जो सऊदी अरब से कच्चे तेल को सबसे ज्यादा खरीदता है। सऊदी अरब भारत में 100 अरब डॉलर से ज्यादा निवेश की योजना बना रहा है। ये बहुत अच्छी खबर है। दोनों देश विजन 2030 के तहत डिजिटल और लॉजिस्टिक सहयोग पर भी फोकस कर रहे हैं। सऊदी अरब में प्रधानमंत्री मोदी को शाही सम्मान भी दिया गया। जेड्डा में उनका भव्य स्वागत हुआ और दोनों देशों के झंडों से सड़कें सजी रहीं। एक दौर था जब भारत और खाड़ी देश सिर्फ वर्क फोर्स और तेल तक ही सीमित रहते थे, लेकिन आज भारत वैश्विक मंच पर एक ऊर्जा साझेदार के तौर पर उभर रहा है और यही इस दौरे की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस दौरे से भारत को ऊर्जा संकट के खिलाफ सुरक्षा मिलेगी। अब सवाल सामने आता है, क्या इस दौरे से भारत को ऊर्जा संकट के खिलाफ सुरक्षा मिलेगी? एक डर सताया रहता है कि कहीं अगर दूसरे देशों ने तेल देना बंद कर दिया तो आखिर भारत तेल की कमी कैसे पूरा करेगा? क्या हरित ऊर्जा में भारत और सऊदी साझेदारी दुनिया के लिए एक नया मॉडल बन सकती है? ये भी सवाल सामने है। प्रधानमंत्री मोदी का सऊदी अरब दौरा सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि भारत की वैश्विक ऊर्जा नेतृत्व की दिशा में बढ़ते कदमों का संकेत है। अब आखिर में बात करेंगे, हर 5 मिनट में एक आदमी आत्महत्या कर रहा है, लेकिन क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? आप भी सोशल मीडिया पर कई खबरें देख रहे होंगे और कई सोशल वायरल वीडियोस भी देख रहे होंगे जिसमें आपने देखा होगा कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? आज हम इस रिपोर्ट पर बात करेंगे। न्यूज चैनलों पर जब भी घरेलू हिंसा की बात होती है तो महिला पीड़ित बताई जाती है और जब दहेज की बात होती है तब भी महिला ही केंद्र में होती है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि हर 5 मिनट में एक पुरुष आत्महत्या कर रहा है तो क्या आप चौंक जाएंगे? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में भारत में कुल 1,64,033 आत्महत्याएं दर्ज की गई। इनमें से 1,18,979 पुरुष थे, यानी कुल मामलों का 72.5%। हर 5 मिनट में एक पुरुष आत्महत्या करता है। लेकिन ये खबर अखबार के किनारे, न्यूज चैनलों के स्क्रॉल और समाज के नजरअंदाज सेक्शन में चली जाती है। सवाल ये है कि आखिर क्यों पुरुषों की आत्महत्या की दर इतनी ज्यादा है? वजह कई है, लेकिन दर्द एक ही है, अकेलापन, दबाव और कहीं भी ना सुनी जाने वाली पीड़ा। आखिर पुरुष जाए कहाँ? बीवी से परेशान व्यक्ति अपनी आप बीती किसे सुनाए? और समस्या क्या है? समस्या ये है कि बीवी से दूर भी नहीं हो सकता। बीवी से अगर परेशान है तो बीवी मुकदमा और उल्टा लिखा देती है, जिससे पुरुष जाए तो जाए कहाँ? खर्चा चलाने के लिए पैसे नहीं तो मुकदमाबाजी से अपना जीवन कैसे चलाए? ऐसा होने की वजह यह भी हो सकती है आर्थिक दबाव, नौकरी की तलाश, घर चलाने की जिम्मेदारी और कमाई की कमी। ये सब अक्सर पुरुषों पर ही होता है और पुरुष के ऊपर ही होती है घर की पूरी जिम्मेदारी। और कभी कभार पुरुष इस वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं और सुसाइड जैसा कदम उठा लेते हैं। दूसरा कारण हो सकता है वैवाहिक तनाव, तलाक, झगड़े और झूठे केस। इन सबसे पुरुष मानसिक रूप से टूटते हैं। कई मामलों में महिलाओं द्वारा झूठे आरोप लगाए गए जिससे पुरुषों ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। इस समय सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो काफी वायरल हो रही है। तीसरा कारण हो सकता है मानसिक स्वास्थ्य। जब पुरुष थक जाता है, रोता है या टूटता है तो समाज कहता है मर्द बनो। यही सोच उनकी चुप्पी और अंततः खुदकुशी की वजह बनती है। अंदर ही अंदर पुरुष घुटते रहते हैं और कभी न कभी सुसाइड जैसे कदम उठा लेते हैं। महिलाओं के लिए महिला आयोग है, हेल्पलाइन नंबर है, काउंसलिंग है और फ्री कानून सहायता भी है। लेकिन जब पुरुष पीड़ित होता है तो उसके पास कहाँ जाना होता है? क्या उसके पास कोई आयोग है? क्या कोई हेल्पलाइन नंबर है? कहीं कुछ नहीं। पुरुष परेशान है तो परेशान रहता है, उल्टा मुकदमाबाजी अलग से और घर की तंगी अलग से, पैसे की कमाई की जिम्मेदारी अलग से, माँ बाप की दवाई के खर्चा अलग से, पढ़ाई का खर्चा अलग से, बच्चों की केयर का खर्चा अलग से और परिवार की जिम्मेदारी अलग से। लेकिन पुरुष जब परेशान होता है तो आखिर वो कहाँ जाए? सवाल सामने आता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि झूठे मामलों का दुरुपयोग बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है। विशेषज्ञों की राय कहती है हर महीने मेरे पास 10 से 15 पुरुष आते हैं जो घरेलू मानसिक उत्पीड़न से टूट चुके हैं। ये बताया मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सौरभ गुप्ता ने। दूसरे एक्सपर्ट कहते हैं IPC की कई धाराएं सिर्फ महिलाओं के पक्ष में, लेकिन पुरुषों को इससे कोई सुरक्षा नहीं मिलती। इसकी जानकारी दी हमें वकील किरण सिंह ने, जो कि काफी अच्छे लॉयर हैं। हमारा सिस्टम अगर महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देता है तो पुरुषों को अनदेखा क्यों कर रहा है? क्या न्याय विभेद कर रहा है? आज जरूरत है कुछ जरूरी कदम उठाने की, जेंडर नेचुरल लॉ लाने की, मेंस कमीशन की स्थापना करने की,
मेंटल हेल्थ कंसल्टिंग स्कीम जैसी योजनाएं लाने की और झूठे मुकदमे दर्ज होने पर रोक लगाने की और इस पर कड़ी कार्रवाई करने की। अब समय आ गया कि हम अपने लड़कों को सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, इंसाफ भी देना सीखे। अगर हर 5 मिनट में एक बेटा सुसाइड करेगा तो ये सिर्फ आंकड़ा नहीं, ये समाज के मुंह पर सवाल उठ जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है? आप देख रहे थे नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।